हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रेवल कर रहे हैं नेपाल। यहाँ के हम दो फेमस सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। पहला है काठमांडू और दूसरा है पोखरा। हमें कैसे जाना चाहिए, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सही है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के क्या क्या साधन है, सब कुछ जानेंगे। खाना कैसा होना चाहिए, नेपाली खाना क्या है, या हम किस मंदिर में कैसे पूजा करें, कहाँ जाना चाहिए, हम सब कुछ जानेंगे। इस ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। इंडिया से नेपाल जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोगों ने फ़्लाइट चूज़ करा था, मगर आप लोग गाड़ी से भी जा सकते हैं। हमें सजेशन मिले थे कि आप गाड़ी से नेपाल जाइए, जो कि बहुत अच्छे सजेशन थे, बट हमारे पास टाइम की कमी थी। अगर आपके पास टाइम है और आप 1 हफ्ते के लिए नेपाल जा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट यही है कि आप गाड़ी से जाइए, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत एक्सप्लोर कर पाएंगे और आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अच्छे ऑप्शन है हमारे पास। हमने फ़्लाइट लिया था और फिर हम होटल में चेक इन कर गए। होटल हमने रेडिसन लिया था, बट आप इकोनॉमिक भी ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सस्ते होटल भी मिल जाते हैं और जो कि बहुत अच्छे होते हैं। इंडिया के कंपैरिजन से वहाँ पर बहुत सस्ते होटल हैं। होटल से हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी गुहेश्वरी माता के मंदिर के लिए। गुहेश्वरी माता 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, तो पहले आपको गुहेश्वरी माता के दर्शन करने होते हैं, तभी आपका दर्शन कंप्लीट होते हैं। ये आप मंदिर देख सकते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है आपके सामने। बिल्कुल बीच में गर्भगृह है, जहाँ पर माता का बॉडी पार्ट है, सती माता का। तो ये मंदिर है। इसके बाद में हम निकल गए अपनी जर्नी पर पशुपतिनाथ की। दोनों ही मंदिरों में एक अलग सी फीलिंग थी। जैसे ही आप पहुँचते हैं, हमको कण-कण में भगवान दिखाई देते हैं। एक तो मौसम बहुत खूबसूरत था। हम सुबह-सुबह पहुँचे, इतना सुंदर मौसम था। ठंडा हो गया था बिल्कुल, बारिश हो रही थी, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक जगह पर भगवान का वास है। हर एक जगह में आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपको दिख रहे हैं। ये आपकी श्रद्धा पे भी निर्भर करता है। हम लोग पहुँचे, प्रांगण के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 4 गेट हैं। आप पश्चिमी गेट से अगर आप जाते हैं, तो आपको भीड़ कम मिलती है। और दर्शकों को बताना चाहूँगा, सुबह-सुबह यदि आप जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग आपको दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग सुबह 8 बजे पहुँच गए थे। और ये देखिए आप, इतना खूबसूरत मौसम था, सब कुछ बहुत अच्छा था। हर मंदिर के बाहर गेट पर आपको जूते-चप्पल रखने की व्यवस्था मिलती है। आप अपने चप्पल, जूते रख सकते हैं। और सारे अतिथिगण आपको इतने अच्छे मिलते हैं, लोग इतने प्यारे होते हैं, सब हेल्प करते हैं, सब आपको प्रॉपर्ली ग्रीट करते हैं। शंभुनाथ के आप जा रहे हैं पास में, तो आपको दर्शन होते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे दर्शन इतने सुलभ कराए। हमें वीवीआईपी दर्शन मिले थे। हमने रुद्राभिषेक भी करा भगवान का, और ये बहुत बड़ा चमत्कार था हमारे लिए कि भगवान ने इतने प्रत्यक्ष पास से हमारे को दर्शन दिए। इसके बाद हम लोग निकल गए बाहर मार्केट की तरफ। आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, छोटे-छोटे मार्केट है। यहाँ पर एक बसंत स्क्वायर है, जहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग है। ये आप देख सकते हैं सामने, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ये। बहुत पुराने मंदिरों की चेन है यहाँ पे। छोटे-छोटे मंदिर हैं, सामने आप देख सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर दिन-रात आते रहते हैं और माहौल इतना खूबसूरत होता है, वाइब इतनी पॉजिटिव होती है। नेपाल में आकर के आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार ज़रूर जाइए इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। बसंतपुर स्क्वायर बोलते हैं इसको। बसंतपुर स्क्वायर से हम लोग निकल गए एक और भव्य मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसकी कथा बड़ी ही निराली है। दिस इज कॉल्ड बुद्धा नीलकंठ। हम बुद्धा नीलकंठ बाबा के दर्शन करने गए। बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। और दूसरी बात, ये स्वयंभू बोलते हैं, खुद ही एक ही शिला में खुद से प्रकट हुए भगवान है। इसकी बहुत निराली कथा है। हमने यहाँ के जो प्रमुख पंडित जी हैं, उनसे बात करी। उनका इंटरव्यू भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। हमने उनसे बहुत सारी बातें करी। पता चला कि इस मंदिर की मान्यता क्या है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये है स्वयंभू महाराज बुद्धा नीलकंठ। ये भगवान शंकर का स्वरूप है, पर इसकी बहुत निराली कथा है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि इसकी कथा का आपको विस्तृत वर्णन पूरा मिलेगा पंडित जी से हमारा जो इंटरव्यू है उसमें। ये मंदिर बहुत सुंदर है, आप इसमें ज़रूर जाएँ। हमारा यहाँ पर अगेन स्पेशल आरती हुई, हमने करी। बहुत अलग फीलिंग आई बुद्धा नीलकंठ में। ये लेटे हुए भगवान हैं। और इसमें बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी कथा है कि 16 वर्ष से कम आयु के पुजारी ही यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जब पूजा करते हैं, तो भगवान के ऊपर चल के जाना होता है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर, भगवान के ऊपर चल के जाना होता है। तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही वहाँ पर
पूजा कर सकते हैं, तो वही पंडित हैं। उन सब ने हमारे शांति के लिए पूजा करी। बहुत अच्छा, मैं वीडियो में आपको डालूँगा, दिखाऊँगा। आप इंटरव्यू ज़रूर सुनना उनका। ये देख सकते हैं आप सामने एक छोटे से पुजारी जी हैं। इस तरीके के 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वही पुजारी हैं बुधा नीलकंठ में, और बहुत ही भव्य तरीके से करते हैं। बुधा नीलकंठ जाने के लिए आप शाम का टाइम चूज़ करिए, क्योंकि आपको संध्या आरती मिल सकती है देखने को, और जो कि बहुत ही भावविहीन होती है, आपको अपने अंदर समा लेती है। इस समय आरती, हम लोग पहुँचे तो आरती चल रही थी। पंडित जी से इंटरव्यू करने से पहले हमने पूरी आरती का आनंद लिया। उसके बाद में हमारी भव्य पूजा हुई। हमने वहाँ पर फिर से पूजा करी, फिर हमारे लिए भी शांति की पूजा हुई। आप लोगों को अगर वहाँ जाने के लिए कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूँगा कि आपको कहाँ कैसे जाना है। ये बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख पा रहे हैं। आरती का आनंद हम लोगों ने उठाया, और बहुत धीरे-धीरे करके बारिश कम होती गई, मौसम ठंडा होता गया, और एक अलग ही अनुभूति का एहसास होने लगा हमारे को। भगवान जैसे अपने पास ही बुला रहे हैं। ये स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा है। यहाँ हम लोगों ने पंडित जी से बात करी, इंटरव्यू लिया उनका, और उन्होंने हमारे लिए शांति की पूजा कराई। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी सामने प्रमुख पंडित जी के सामने जितने भी पंडित बैठे हैं, ये सारे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, क्योंकि यही सिर्फ भगवान की पूजा जा कर सकते हैं। वहाँ पर किसी को अनुमति नहीं है जाने की। भगवान की शिला के ऊपर पैर रख के जाना है, और भगवान के ऊपर पैर नहीं रख सकते। तो ऐसी मान्यता है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनके पास में बहुत हृदय बिल्कुल कोमल होता है, छल कपट नहीं होता है, कुछ भी विचार खराब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से वो उनकी पूजा करते हैं। ये देख सकते हैं आप, पुजारी जी ने हमारे लिए शांति का पाठ करवाया। बहुत ही विशेष फीलिंग थी ये। एक बार दोबारा से मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हमारे लिए सब आयोजन करवाया था। ये हमारे लिए एक स्थिति ऐसी बनी जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा। भगवान के सीधे दर्शन, और सीधे प्रमुख पंडित जी ने पूजा करवाई हम लोगों की, एक-एक की। तो हम सारे फ्रेंड्स गए हुए थे, हम सबकी अलग-अलग पूजा अर्चना हुई यहाँ पर, जो कि बहुत ही अलग फीलिंग है। आप लोगों को भी अगर जाकर के वहाँ पर पूजा करनी है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं पंडित जी से आपका अपॉइंटमेंट ले लूँगा, और आप अपनी पूजा भी करवा सकते हैं इस तरीके से। लौटते-लौटते रात का वक़्त हो गया था, फिर हम लोग चले गए थामेल मार्केट। अगर आप नेपाल काठमांडू का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप थामेल मार्केट जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर मार्केट है, जहाँ पर कैफ़े है, लाइटिंग होती है, पब्स भी हैं, डिस्क्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हम लोगों को तो बेसिकली कुछ ऑथेंटिक खाना खाना था नेपाल का, तो हम लोगों ने थकाली खाना खाया। नेपाल में थकाली, थकाली का मतलब होता है उनका लोकल क्यूज़ीन। तो अगर आप हिल स्टेशन से हैं तो आपको खाना ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही होता है। थामेल मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं। ये एक पेंटिंग की शॉप हमारे को दिखाई दी। हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग करी, बहुत अच्छी थी। तो अगर आप कला के माध्यम से देखें तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मार्केट इतना सुंदर है, आपको थकान दूर हो जाती है। आप जितना थक गए हो पूरे दिन, आपने ट्रैवल करा है या मंदिरों के दर्शन करे, यहाँ जाकर के एक अलग सी थकान दूर हो रही थी। काठमांडू से अब हम चल पड़े पोखरा की ओर। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था, पर हम लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक कराई। यहाँ पर लोकल फ्लाइट चलती है, छोटी-छोटी फ्लाइट्स होती हैं, 20 मिनट्स की सिर्फ जर्नी है। आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो येती एयरलाइन, लेकिन येती एयरलाइन कन्वेंस के चार्जेस बहुत लगाती है। तो हम लोगों ने, हमारा एक फ्रेंड है इंडिया में, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके थ्रू हमने बुकिंग कराई। तो उन्होंने हमारे को बुद्धा एयरलाइन की बुकिंग दी, जिसमें हमारे चार्जेस बच गए। तो तकरीबन 6,000 रुपए हमारे सेव हो गए फ्लाइट पर। हम पोखरा में उतरे, जैसे ही वहाँ पर तो बड़ा सुंदर मौसम था। बहुत सुंदर जगह है पोखरा, छोटा-सा एयरपोर्ट है। वहाँ उतरे तो हमारे को बाहर ही एक टैक्सी वाले मिल गए। तो हमने वहाँ पे नेपाली जो करेंसी है उसके अकॉर्डिंग उनको बुक कर लिया पूरे दिन के लिए, कि आप हमारे को पूरे दिन ट्रैवल कराइए, हमें जहाँ अच्छी जगह है वहाँ लेके चलिए। हम लोग वैसे भी थोड़ी आइटिनरी प्लान करके गए थे, बट हमें रैंडम प्लान ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि सडनली किसी अच्छी जगह पे पहुँच जाएँ हम लोग। तो जैसे ही हम पोखरा उतरे, हमने टैक्सी कर ली। वो हमें इंडियन करेंसी में 3,500 रुपए की पड़ी। लेकिन बहुत ही एन्जॉयबल जर्नी रही। वहाँ से हम लोग निकल गए सीधे एक और मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो बिल्कुल हिल टॉप पर स्थित है। बहुत सुंदर मंदिर है, आपको अभी दिखाता हूँ आगे चल के। जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पर अगेन हमारी थकान दूर हो गई। हम लोग सोए नहीं थे 2 दिन से। हमने बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं करी थी, क्योंकि हम रात को 2 बजे होटल पहुँचे,
और 2 बजे के बाद में हम लोग 3 बजे करीबन सोए थे। फिर सुबह उठकर हम लोग अगले दिन मंदिरों के दर्शन करने पहुँच गए और रात होते-होते तामेल मार्केट में बहुत लेट हो गया। हम लोगों ने डिनर वगैरह करा, फिर हम लोग थोड़ी बातें करने लग गए सारे। उसके बाद में हम लोग अगले दिन उठे और जल्दी उठते ही हम लोग निकल गए क्योंकि हमारी फ्लाइट बिल्कुल सुबह-सुबह की थी और हमें सब कुछ कवर करना था पोखरा में। तो ये पोखरा में हम लोग एंटर हो चुके हैं मेन मार्केट में, देख सकते हैं। मौसम बहुत सुंदर था। अगर आप थोड़े ठंड के टाइम पे जाएँगे तो पोखरा में आपको पूरा स्नो कवर्ड एरिया मिलेगा, बर्फ़ होती है बहुत यहाँ पर। पर हम लोग तो अभी सीज़न में गए थे, तो ये इतना नहीं था। मार्च, अप्रैल में मौसम ठंडा होता है, तो करीबन 8 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर था, उससे नीचे नहीं गया, माइनस वगैरह में नहीं था। तो एक तरीके से अच्छा वेदर था, जो हम एन्जॉय कर सकते हैं। फिर हम जर्नी पे निकल गए अपनी, हमें ड्राइवर भैया बहुत अच्छे मिले थे, बहुत सारी बातें करते रहे, हमें बताते रहे ये एयर बेस है, यहाँ से चॉपर्स चलते हैं, अगर आपको चॉपर से पूरा घूमना है पोखरा, तो आप जा सकते हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, हम इस पहाड़ पे ऊपर जाएँगे, यहाँ पर मंदिर स्थित है भगवान का और बहुत ही सुंदर मंदिर है वो। जर्नी चलती जा रही थी और हम लोग थक नहीं रहे थे। इतना सुंदर व्यू था, जैसे-जैसे हम पहाड़ पे चढ़ना शुरू हुए और सुंदर होता चला गया व्यू। शहर की सारी आवाज़, शोरगुल नीचे छूट गया था। हम ऊपर आ गए थे और हमारे साथ में इतनी सुंदर यादें जुड़ रही थी। बहुत सारी हम लोग खूब हँस रहे थे, बातें कर रहे थे और व्यू का एन्जॉय कर रहे थे। व्यू इतना सुंदर था ऊपर का, एक तो हवा बिल्कुल साफ जो हमें दिल्ली में नहीं मिलती है और इतनी शांति थी जो हम ढूँढने से भी नहीं ढूँढ पाते हैं। तो बहुत सुंदर था, नज़ारों का आनंद हम लोग लेते गए, आगे बढ़ते गए पहाड़ पर। और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच गए मंदिर में। ये मंदिर अभी दिख तो बहुत पास रहा है लेकिन बहुत दूर है, हमें अभी और ऊपर चढ़ना है, इसमें चढ़ाई है। लेकिन इतना सुंदर मंदिर है कि अगर आप इसको देखेंगे तो देखते ही रह जाएँगे। भगवान शंकर ऐसा लग रहा था हर कण-कण में मौजूद है। जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट थे सब अपनी वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो बना रहे थे लेकिन कहीं न कहीं हम लोग खो जा रहे थे। खो रहे थे भगवान में, विलीन हो जा रहे थे। तो आप अगर आप बना रहे हैं जर्नी तो ज़रूर जाइए। हम लोगों ने वहाँ पे वाई-वाई मैगी खाई, बहुत ही टेस्टी होती है और पहाड़ पे खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। एक सुंदर व्यू, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए स्तूपा देखने के लिए। एक स्तूपा वहाँ पे अलग और व्यू पॉइंट है, एक और जगह है जहाँ पर आप जाते हैं और बीच में ये झील का व्यू पड़ता है। ऐसा लगता है हम कहीं फॉरेन में ट्रांसपोर्ट हो गए। तो वहाँ से हम लोग निकल गए और फिर हम पहुँच गए गुप्तेश्वर महादेव की गुफा में। गुप्तेश्वर महादेव एक गुफा है जो कि अंदर जाते-जाते हैं आप अंदर जाएँगे, आपको वहाँ पर एक साइलेंट गुप्तेश्वर मंदिर दिखाई देगा और उसके बाद में वहाँ पर एक झरना है। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एंटर हो रहे थे गुप्तेश्वर महादेव में और इसके अंदर हमें जाकर के नीचे जाना था, बिल्कुल नीचे। सो बहुत सारी करीबन 200 या 250 सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद में आप ये चेक इन करते हैं इस तरीके से आपको टिकट लेना होता है छोटा-सा। टिकट लेकर के आप अंदर गए और यहाँ से नीचे जाना है सीढ़ियों से। आप चलते जाएँगे, चलते जाएँगे, चलते जाएँगे और नीचे जाने के बाद में फिर और नीचे जाना है। तो एक बात बता दूँ चाहे बाहर कितनी गर्मी क्यों ना हो, अंदर बहुत उमस होती है। और रास्ता बहुत छोटा है तो आपको झुक के भी जाना है तो अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो पहली बात मैंने जो गलती देखी लोगों की वो देखी कि छोटे-छोटे बच्चों को गुफ़ा में लेके जा रहे थे। सो छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही थी, वो रो रहे थे, एक को तो पैनिक अटैक आ गया क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है और लोग बहुत सारे होते हैं। तो आपको कहीं न कहीं बच्चों को ले जाना अवॉइड करना, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों को या तो बाहर छोड़ें या कोई उनको सँभालने के लिए बाहर हो, तब आप अंदर जाएँ गुफ़ा में और इसमें टाइम लगता है, भीड़ भी होती है और आप गुफ़ा में नीचे, 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 नीचे जाते-जाते हैं। सो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ से हैं और हमें बहुत वो देखिए नीचे इससे भी दुगना नीचे हमें अभी जाना है। तो हम यहाँ से चल पड़े, झुकते जा रहे थे लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। एक अलग ही एहसास था अंदर जाने का। आप नीचे देखिए बिल्कुल नीचे हमें जाना है, ये आप देख सकते हैं। हम यहाँ से चलते गए, फिर हम और आगे बढ़े और एक ऐसा पड़ाव आया जहाँ पर हमें बिल्कुल झुक कर
बहुत नीचे से झुक करके अंदर प्रवेश करना था। ये इनका मुख्य गुफा का प्रवेश द्वार है जहाँ से हम नीचे जाएँगे। लेकिन यहाँ पर भीड़ थी और हम रुक गए थे, कहीं न कहीं साँस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो अगर आप एज़्मेटिक हैं, आपको साँस की प्रॉब्लम है, तो मेरा अनुरोध है आप इस गुफ़ा में ना जाएँ, आप बाहर रहें। वरना अगर आपको जाना है और आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो ये बहुत सुंदर जगह है, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो हम ये नीचे आप देख रहे हैं, हम जाते जा रहे हैं और जैसे ही नीचे जाएँगे, तो यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। वो भी स्वयंभू है, खुद ही निकले हैं। ये देखिए पीछे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रंट से दर्शन करना की अनुमति नहीं थी, तो मैं आपको बैक से दिखा सकता हूँ। ये मंदिर है गुप्तेश्वर महादेव का। इससे भी करीबन 500 मीटर नीचे और उतर करके हमें असली गुफा में, जहाँ पर एक सीक्रेट वाटरफॉल है। आप लोग को मैं आवाज़ नहीं सुना सकता, बहुत रोरिंग आवाज़ आ रही थी। ये हम एंटर कर रहे हैं मेन एरिया में। और एक और बात बताता हूँ, लोग यहाँ पे चिल्ला रहे थे, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहे थे। हम लोग को पता होना चाहिए कि ऐसी जगहों पे ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि भूस्खलन हो सकता है, चट्टानें गिर सकती हैं, लोग फँस सकते हैं यहाँ पर। और लोगों को इतना सेंसिटिव नहीं था, बहुत नीचे उतर गए थे और अपने फ्रेंड्स को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ दे रहे थे ऊपर की तरफ। हम लोग यहाँ पर गए, ये सारा लाइमस्टोन की केव है। बहुत नीचे ज़मीन में अंदर जाकर के यहाँ पर एक पानी का झरना है, जिसके किसी भी स्रोत का पता नहीं है कि ये आया कहाँ से है। उस दिन बारिश हो रही तो झरना बहुत, मुझे तो डर लग रहा था नीचे देखते हुए। ये देखिए आप बिल्कुल नीचे पानी का स्रोत है। हम लोग उतना नीचे तो नहीं गए। मेरे को नहीं अच्छा लगा कि मुझे डर लग रहा था। अभी देखिए लाइमस्टोन है जहाँ पर ना लाइट डालती है चमकता है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। इतना सुंदर व्यू था और यहाँ पर भी एक महादेव का मंदिर था, छोटा-सा। तो ये देखिए आप लाइमस्टोन है, ये नेचुरल है, सारा पानी से बन जाता है और जैसे ही आप इस पे रोशनी डालते हो तो ये ग्लिटर करता है, चमकता है। मैं इन लोगों की बात कर रहा था, नीचे ये लोग गए हैं, इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे, वो भी इतनी सेंसिटिव जगह पर नीचे जा कर के। तो यदि आप जा रहे हैं तो थोड़ा-सा सेंसिटिव रहिए, प्रॉब्लम हो सकती है इस तरीके की। लेकिन ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाउ इसके बाद हम लोग पहुंचे, जैसे ही हम यहाँ से निकले, गुफा से निकलना भी बड़ा मुश्किल था। यहाँ से हम लोग निकल गए और निकल करके हम लोग चले गए, सामने एक और वाटरफॉल है। वो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं, आपको क्योंकि इसके भी टिकट लगते हैं, आपको अगर बहुत ज़्यादा नहीं रुचि है तो आप ये देखने मत जाना। ये वाटरफॉल हम लोग देखने गए थे, जहाँ बहुत भीड़ होती है पर्यटक की, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। तो अगर आपको नहीं जाना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। परंतु इस वाटरफॉल के एंट्री पर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर शॉपिंग बहुत अच्छी होती है। तो हम लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स लिए वहाँ से, बहुत अच्छी-अच्छी शॉप्स थी। अगर आप पोखरा से कुछ लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं, इंक्लूडिंग बैग्स। यहाँ तक कि वहाँ बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने एक छाता भी ले लिया। ये एक विशिंग वेल था। दिस इज़ अ विशिंग वेल। तो यहाँ पर लोग सिक्के फेंक रहे थे और बीच में आप देख सकते हैं एक छोटी-सी भगवान की प्रतिमा है। ऐसा कहते हैं कि अगर भगवान जिस पर बैठे हैं, वहाँ पर ये सिक्का आपका टिक जाए तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। सच्चाई तो मुझे नहीं पता, आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या सच्चाई है। पर देखने में बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था, लोग सिक्के फेंक रहे थे वहाँ पर और अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ। यहाँ से हम लोग निकल गए झील की तरफ। इतना सुंदर व्यू था, हमने यहाँ व्यू के साइड में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर खाना खाया। नॉर्थ इंडियन खाना खाया था हम लोगों ने और इस बार हमने थकाली नहीं खाया क्योंकि हम एक रात पहले ही थकाली खाना खा के आए थे। तो ये झील पे हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा। फिर ऊपर चले गए हम लोग पहाड़ पे ट्रैम में। ट्रैम का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था, जो आपको हिल टॉप पर लेकर गया और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी। ये एक्चुअल में थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। आप जाते हैं, वहाँ पर टिकट लेते हैं और फिर ऊपर आप ट्रैम पे पहुँच जाते हैं, जो आपको एक बहुत अलग एक्सपीरियंस देता है। उस दिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, इतना सुंदर वेदर था तो हम लोग ट्रैम में खूब एन्जॉय कर रहे थे। हम सिर्फ़, और बहुत भीड़ नहीं थी, हम 3 ही लोग थे। तो अलग-अलग सिचुएशन पे बैठ कर के हम लोगों ने वीडियो बनाया अपना, बहुत मज़ा करा। मेरा तो मानना है अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पूरा एक्सप्लोर करिए। हम यहाँ से बिल्कुल टॉप पर चले गए, यहाँ पर एक टॉप व्यू था जिसमें हम ये अभी पोर्ट्रेट में नहीं है, तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर जगह थी। फिर वहाँ से हम लोग चले गए शॉपिंग के लिए। अगर आप लोकल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको न्यू रोड मार्केट है, वहाँ जा सकते हैं। बार्गेनिंग भी हो जाती है और आप खरीद भी सकते हैं। हालाँकि मुझे ऐसा लगा कि टॉफ़ी, चॉकलेट ये सारी चीज़ें तो हर जगह अवेलेबल होती हैं।
कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप ले रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊँगा, मैंने एक शॉप को एक्सप्लोर करा जहाँ पर बहुत एक्सक्लूसिव शॉपिंग हम लोगों ने करी अपने नियर एंड डियर वन्स के लिए, कुछ वहाँ से गिफ्ट्स लिए और बहुत स्पेशल ही शॉप थी वहाँ पर। तो ये न्यू रोड है मार्केट, यहाँ पर आप खाने का भी ये देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम जब पहुँचे तो हमें बहुत भूख लग रही थी, आफ्टरनून का टाइम हो गया था यहाँ पहुँचते हुए, और हमने फिर एक्सप्लोर करा एक रेस्टोरेंट जो कि इंडियन था और ये बहुत ही खूबसूरत स्वास्तिक रेस्टोरेंट था। यहाँ पर थाली मिलती है और हाँ, अगर आप बहुत सारा खाना नहीं खाते हैं, तो आप 2 लोग 1 थाली ले लीजिएगा और 1 थाली में 2 लोग खा सकते हैं। हम 3 लोग थे, हमने 2 थाली ली और दोनों उनके कॉम्बो मील से हमारे को बच रहा था, हम खा नहीं पा रहे थे। खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा ही आ गया। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरा ब्रदर, हम तीनों लोग निकल गए शॉपिंग के लिए, लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते रहे। हमने बहुत देर रात तक शॉपिंग करी वहाँ पर। अब हम आ गए वहाँ से एक मंदिर, ये मंकी टेम्पल के नाम से फ़ेमस है, मंकी मंदिर के नाम से फ़ेमस है। बहुत सुंदर व्यू है, अलग ऊपर पहाड़ी पर है, आपको सेरेनिटी, इतनी ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी का एहसास होता है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि काठमांडू में और नेपाल में स्पेशली हर जगह भगवान वास करते हैं। जगह-जगह पे मंदिर है, हर धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं। कुछ ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आपको ये रूल फ़ॉलो करना है, यू आर नॉट अलाउड, यू आर अलाउड। बट यहाँ पर हम लोगों ने बहुत मज़ा करा। इतने टूरिस्ट थे यहाँ पर और सब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मौसम ऑफ कोर्स अच्छा होता जा रहा था, ठंड बढ़ रही थी। आप देख सकते हैं सब लोगों ने स्वेटर जैकेट पहन लिया है, बिकॉज़ वहाँ वहाँ पर बहुत ठंड होना शुरू हो चुकी थी। फिर हम लोग वापस गए मार्केट में और हम पहुँचे यहाँ पर गणेश पेपर क्राफ्ट पर। गणेश पेपर क्राफ्ट एक ऐसी जगह मिली जहाँ से हमें कुछ एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स मिल रहे थे। तो हमने, ये आप देख सकते हैं सामने बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं। एक स्पेशल पेपर होता है जिसकी मदद से ये बनाया जाता है। तो हमने कुछ फेस के स्टैचूज ले लिए कुछ इसके। हमने वहाँ के ओनर से भी बात करी, उन्होंने हमें बताया कि क्यों ये बहुत अलग है। अच्छा, आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आप नेपाल में बार्गेनिंग कर रहे हैं तो कभी भी ये नहीं बोलना ठीक ठीक लगा लीजिए। इट ऑफेंड्स देम, दे गेट ऑफेंडेड वेरी इजली। मुझे जब मैंने बात करी वहाँ शॉप के ओनर से, तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपको बार्गेन कर लेंगे हम लोग, आप जैसा बोले। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करा। हालांकि बार्गेनिंग वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इस शॉप में तो बिल्कुल भी नहीं करना। कभी भी भूल से आप ये नहीं बोलना ठीक ठीक लगा लीजिए। वो ठीक ठीक लगाने पर बड़े ऑफेंड हो जाते हैं और सीधे बोल देते नो प्लीज मूव गो। सो ये हम शॉप पे पहुंचे, हमने ये जो फेसेस हैं ये भी हमने लिए मुखौटे, और हमने बहुत सारी डायरी ली। ये बहुत स्पेशल डायरीज हैं और ये स्पेशल पेपर से बनती है। हमें शॉप के ओनर ने बताया कि क्यों ये इतनी एक्सपेंसिव है। तो हमने इस डायरी को खरीदा और यहाँ से हमने अपने फ्रेंड्स के लिए सोच के बहुत कि हम किसको क्या दे सकते हैं, भगवान की फोटो बनी हो या कुछ पीपल के पत्ते, उससे भी बनी हुई डायरीज थी यहाँ पर। मैंने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के लिए ली और चलिए इनकी बात सुनते हैं हमें क्या बता रहे हैं। So is the paper handmade paper? So when you bring the paper from the village, it's going to be like this. The size of the paper in inch, 20 by 30 inch. It's like a fabric, 100% Lokta plant made of. So it's like a fabric. So even if you make a Oh wow, right, that's amazing. so that's why this Yeah. is durable, long-lasting paper. That's why this paper. So from this paper, it's made all these diagrams. और कुछ इस तरह से हम नेपाल की यादें हमेशा के लिए अपने दिल में लेकर वापस इंडिया आ गए। आप लोग को अगर नेपाल जाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी आइटनरी बता दूंगा।